हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल का चैप्टर। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पे 10th के भूगोल, साइंस और मैथ से जुड़े क्लासेज पा सकते हैं। मैं आपको पढ़ाऊँगा और वह बिल्कुल फ्री में। तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए और भी सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। यही हमारी इच्छा है आप लोगों से। ठीक है, आइए देखते हैं। भूगोल में हम लोग आज पढ़ेंगे आज का चैप्टर प्राकृतिक संसाधन। तो संसाधन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन और एक मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन ऐसे होते हैं जो नेचुरली रूप से हमको प्रकृति में मिल जाते हैं, जैसे कि हवा, पानी, भूमि। ये सारी चीज़ें जो है हमें प्रकृति में जो मतलब कि नेचुरली रूप से अवेलेबल है, जो प्रकृति के द्वारा हमको दिया गया है, वैसे सभी संसाधन को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। मानवीय संसाधन ऐसे संसाधन को कहा जाता है जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त खनिज या उससे प्राप्त स्रोत से मानव जो है खुद बनाया है अपना, जैसे कि पेन, कॉपी, कागज, कलम। ये सारी चीज़ें जो मानव के द्वारा बनाया जाता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग कहते हैं मानवीय संसाधन। और प्राकृतिक संसाधन वैसे चीज़ों को कहते हैं जो प्रकृति में हमको नेचुरली रूप से दिया गया है, प्राकृतिक जो प्रदत्त है। इसमें आपको जैसे कि पहाड़, झरना, नदी, तालाब, भूमि, आकाश, हवा, पानी, ये सारी चीज़ें आती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में प्राकृतिक संसाधन। दोस्तों, प्राकृतिक संसाधन में आपके क्लास का इसमें एक सबसे फर्स्ट खंड है जिसका नाम है भूमि संसाधन। यह दोस्तों भूमि संसाधन, भूमि संसाधन, भूमि संसाधन। जिस मिट्टी पे हम लोग रहते हैं, जो हमारी मिट्टी है, वो भी हमें प्रकृति के द्वारा दिया गया है, इसलिए भी एक प्राकृतिक संसाधन है। इसका खंड एक है भूमि संसाधन। अब भूमि पे बहुत सारे चीज़ मौजूद हैं, नदी, तालाब, झरना, पर्वत, पहाड़, ये सारे चीज़ भूमि पे ही मौजूद हैं। खेती बाड़ी, ये सब जितना हम लोग करते हैं भूमि पे ही करते हैं। तो इन सारी संसाधनों को हमें मतलब कि जो प्राप्ति होती है वो भूमि से ही होती है। इसलिए भूमि संसाधन जो है एक मुख्य प्राकृतिक संसाधन है। और इस भूमि संसाधन को हम लोग अलग अलग क्षेत्र में बांट के विस्तार से पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और ये आप लोगों को उम्मीद है अच्छे से समझ में भी आएगा। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आया हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ ये चीज़ समझ में नहीं आया, मैं उसको समझाने की अगली क्लास में कोशिश करूँगा। आइए हम देखते हैं भूमि संसाधन। ये तो जान गए आप लोग भूमि कि भूमि क्या होती है। भूमि मतलब जो मिट्टी है जिस पर हम लोग खड़े हैं, वो भूमि जिस पर पर्वत, पहाड़, पठार, नदी, झरना, तालाब, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, ये टोटली भूमि कहलाती है। अब ये जो भूमि है, देखिए भारत में भूमि का, भारत में देखिए भारत में भूमि को मुख्यतः हम लोग 3 हिस्सों में बांट के पढ़ेंगे। ऐसे संपूर्ण भूमि को भी मुख्य 3 हिस्सों में भी बांटा गया है। या तो भूमि मतलब कि समतल प्लेन, मैदानी क्षेत्र, या जलीय क्षेत्र, या पर्वत, पठारी, पहाड़ी क्षेत्र। तो ऐसे ही हम लोग भारत में जो भूमि हम लोगों को मौजूद है, इस चीज़ को, भारत में भूमि को हम लोग 3 क्षेत्र में बांट के पढ़ेंगे। भारत में भूमि का प्रकार, इसे लिख देते हैं भारत में भूमि का प्रकार। देखिए भारत में भूमि का प्रकार जो है वो आप ये हम लोग डिस्कस करेंगे किस चीज़ के आधार पर, मैदानी आधार पर, मैदानी क्षेत्र पर। ये नहीं कि हम इसको मतलब कि रंगों के आधार पर या उपज के आधार पर, ये हम लोग बाद में देखेंगे। पहले मुख्य रूप से देखेंगे इसको, हम लोग देखेंगे मैदान के आधार पर, मतलब कि समतल भूमि, मैदान या समतल भूमि, समतल भूमि, इसके आधार पर देखेंगे लोग। दूसरा देखेंगे लोग पठार, पहाड़ देते हैं पहले, पहाड़ के आधार पर। तीसरा आपको है पठार। दोस्तों भारत की पूरी भूमि का लगभग 27% हिस्सा जो है, 27% हिस्सा वो कवर किया हुआ है आपको पठार। यानी भारत के संपूर्ण भूमि के 27% हिस्से पर पठार का विस्तार है। अब ये पठार क्या होता है? पठार वैसी जगह को कहा जाता है, मतलब भूमि पर कुछ ऊंचा, मतलब कि लगभग 100 मीटर की ऊंचाई तक उठी हुई वैसी भूमि जो समतल भी है, जहाँ पे थोड़ी बहुत खेती और थोड़ी बहुत जनसंख्या पाई जाती है, वैसे जगह को कहते हैं पठार। पहाड़ी क्षेत्र,
वैसे क्षेत्र को कहा जाता है पहाड़ी क्षेत्र, जहाँ पे ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, पर्वत है, पहाड़ियाँ हैं, वो होता है पहाड़ी क्षेत्र। ये संपूर्ण भारतीय भूमि का 30% हिस्सा को कवर करता है। 30% हिस्सा पर पहाड़ी है, 27% हिस्सा पर पठार है, और बाकी जो बच गया भूमि, मुख्य भूमि जिसको हम लोग मैदानी हिस्सा कहते हैं। मैदानी कहने से तात्पर्य हमें ये नहीं कि हम जहाँ खेती करते हैं केवल उसे ही मैदानी क्षेत्र कहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैदानी क्षेत्र वैसे क्षेत्र को कहते हैं जो समतल है, रहने के लायक सुटेबल है, वहाँ पे हम लोग आसानी से रह सकते हैं, घर बना सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, वहाँ पे रहने में कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, ये अलग की बात है कि वहाँ पे भी खेती होती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में खेती होती है। लेकिन मैदानी क्षेत्र कहने का मतलब ये कदाचित नहीं होता है कि केवल खेती योग्य भूमि को मैदानी कहेंगे। अगर हम लोग भी समतल भूमि पे घर बना के रहते हैं तो ही मैदानी है, ठीक है। तो ऐसी भूमि जो है ये लगभग, ये भूमि जो है ये टोटल भारत के 43% हिस्सा पर कवर किया हुआ है। तो यहाँ से याद रखेंगे हम लोग, भारत के कुल भूमि का 43% भूमि जो है वो मैदानी क्षेत्र में आता है, यानी समतल भूमि है। 30% जो है उस पर पहाड़ है, और 27% हिस्सा जो है उस पर पठार है। हम लोग ये भारत में भूमि का प्रकार से पढ़ रहे हैं लोग, भूमि संसाधन के बारे में, तो इसको हम लोग मुख्य रूप से पढ़ लिए। अब ये पढ़ते हैं लोग कि ये जो मैदानी विस्तार है या समतल भूमि है, इसमें किस किस प्रकार के मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के आधार पर मैदानी क्षेत्र और भी संपूर्ण भारत को हम लोग पढ़ेंगे कि किस किस क्षेत्र में किस किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इसे हम लोग मिटा लेते हैं, चरण लेते हैं, बाद में मिटाएंगे। मैदानी क्षेत्र, अब देखते हैं भारत में मिट्टी, भारत में मिट्टी, देखिए भारत में मिट्टी या मृदा निर्माण जो होती है, भारत में मिट्टी या मृदा निर्माण ये बहुत सारी क्रियाओं के द्वारा होती है। भारत में मृदा निर्माण के कारक यही लिख देते हैं, भारत में मृदा निर्माण के कारक, भारत में मृदा निर्माण के कारक। दोस्तों मृदा जो है यानी कि हमारी जो मिट्टी है, इसको 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में कई करोड़ों साल लग जाते हैं। ये मिट्टी बनने का प्रोसेस जो होता है बहुत स्लो होता है, और ये मिट्टी बनने का जो प्रोसेस है वो किन किन घटक पे निर्भर करता है, कहाँ कहाँ से मिट्टी बनता है, उस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो भारत में मृदा निर्माण के कारक, यानी भारत में मृदा निर्माण जो है वो कहाँ कहाँ से होते हैं। जो चीज़ हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं भारत में मृदा निर्माण के कारक, वो लगभग संपूर्ण विश्व में भी होता है कि हाँ वहाँ पे भी मिट्टी का निर्माण वैसे ही होता होगा। ऐसा कोई नहीं है कि हमारे यहाँ किसी और तरीका से होता है और दूसरे देशों में किसी और तरीका से होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल, इसलिए हमने लिखा है भारत में मृदा निर्माण का कारक, मतलब कि भारत में मृदा निर्माण कैसे कैसे होता है। भारत में देखिए मृदा कैसे कैसे बनता है। भारत में मृदा निर्माण बनने का एक कारक होता है यहाँ पे ऊंचावच। ऊंचावच, इसको डिस्कशन बाद में करेंगे कि ऊंचावच कैसे भूमि को कहेंगे, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ऊंचावच, उसके बाद आता है मूल शैल। मूल शैल, मूल शैल तीसरा आता है, हम लोग ऐसे रोमन में छोड़ देते हैं, सिंपल लिख लेते हैं। मूल शैल तीसरा जो है कारण वो होता है जलवायु। जलवायु चौथा देख लेते हैं, चौथा है वनस्पति। वनस्पति पांचवा देखते हैं हम लोग, पांचवा है जैव पदार्थ। और भी बहुत सारे हैं, मुख्य रूप से हम लोग इतना को देखते हैं, इतना हमारे लिए काफी है। देखिए ऊंचावच कैसी भूमि को कहा जाता है। ऊंचावच वैसी भूमि को कहा जाता है जो मिट्टी की या बालू का, तो नाम सुने होंगे आप लोग, मिट्टी की या बालू की बहुत ऊंचे ऊंचे, मतलब कि टीले के आकार में रहते हैं, वो होते हैं ऊंचावच भूमि। उसमें से पवन के द्वारा रगड़ करके या घिसाई कर करके इसको उड़ा के लाया जाता है, तो इससे मिट्टी का निर्माण होता है। तो वैसे भूमि को ऊंचावच कहते हैं जो एक टीले के आकार में भूमि पर कहीं इकट्ठा खड़ा हो, ठीक है। ये ऊंचावच जो होते हैं वो कई तरीके से टूटते हैं। एक तो पवन के द्वारा टूटते हैं, अपरदन के द्वारा।
दूसरा क्या होता है, इसमें अपना मुख्य भूमिका निभाता है एक जलवायु। जलवायु कहने का मतलब कि हमारे यहाँ विविध जलवायु पाया जाता है, मतलब अलग अलग प्रकार के अलग अलग जलवायु पाए जाते हैं। और संपूर्ण एक साल में जलवायु जो होता है वो 4 पाए जाते हैं, यानी बदलते रहते हैं। तो ये क्या होता है, ये मूल्य शैलें हो या ऊंचावच हो या कोई भी चीज़ हो, अगर उसको हम लोग गर्म करते हैं तो वो फैलती है। किसी भी चीज़ को अगर हम लोग गर्म करेंगे तो वो फैलेगी, और पुनः जब उसको ठंडा करेंगे तो वो सिकुड़ेगी। तो हमारे यहाँ जो जलवायु जो होता है वो कुछ महीनों के लिए ठंडा होता है और कुछ महीनों के लिए भयंकर गर्म होता है। तो जब हमारे यहाँ जब मौसम बहुत ज़्यादा गर्म होता है जलवायु, तो उस स्थिति में ये ऊंचावच या जो शैलें होती है वो फैलती हैं, गर्म होकर के फैलती हैं। और जब ये शैलें फैलती हैं तो फैल करके इसमें से कुछ इसका हिस्सा जो है वो टूटता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कुछ समय बाद हमारे यहाँ ठंडी पड़ती है। तो जब हमारे यहाँ मौसम ठंडा होता है तो ये फैली हुई शैलें जो होती है और ठंडा होकर के सिकुड़ती हैं। तो सिकुड़ने के क्रम में भी ये टूटती हैं, और जब ये टूटती हैं तो ये मिट्टी या तो पवन के द्वारा या नदी के जल के द्वारा बहा करके लाकर मैदानी क्षेत्रों में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीका से मिट्टी का निर्माण करने में ये ऊंचावच या मूल शैलें और जलवायु अपना मुख्य भूमिका निभाते हैं। और मूल शैलें क्या होती है, मूल शैलें होती है जब जहाँ पे ज्वालामुखीय विस्फोट होता है, ज्वालामुखीय क्षेत्र है, उस ज्वालामुखीय क्षेत्र में क्या होता है कि जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से ग्रेनाइट और राख, लावा इत्यादि जैसे बहुत सारे उसमें से मैग्मा बाहर निकलते हैं। वो मैग्मा जब धीरे धीरे ठंडे हो जाते हैं तो ठंडे होकर के वो ठोस रूप में बदल जाते हैं, और ठोस रूप में बदल जाते हैं तो वो जो होती है एक कड़ी चट्टानों का निर्माण करते हैं, जो चट्टानें बहुत ही कड़ी होती है, जिन्हें ग्रेनाइट, बेसाल्ट या मैग्मा चट्टानें कहा जाता है। ये चट्टानें जो होती है वो कुछ समय के बाद ठंडी और गर्मी के प्रकोप झेलने पर टूटती है, रगड़ खाती हैं, और इन्हीं रगड़ से ये मूल शैलों से जो होता है वो मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये आप लोग समझ गए कि मूल शैल क्या होती है और ऊंचावच क्या होती है, और जलवायु अपना भूमिका कैसे निभाता है, ये आप लोग को समझा दिए हम। अब नेक्स्ट देखते हैं वनस्पति। वनस्पति में आपको जो भी पेड़, पौधा, घास, भूस, ये सारी चीजें होती है वो वनस्पति में आती है। हमारे यहाँ अधिकतम क्षेत्रफल जंगल है, लगभग 21% भूमि पर जंगल पाया जाता है। उस जंगल में क्या होता है, जब ये पेड़, पौधे, घास या पत्ती जब ये उपजते हैं और ये टूट करके गिरते हैं और सड़ते हैं, तो सड़ के ये ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उस प्रक्रिया के द्वारा भी क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। तीसरा है आपको जैव पदार्थ। जैव पदार्थ क्या होता है, अगर कोई जानवर या कोई भी जानवर, एनिमल्स या पेड़ पौधे कोई भी जब वो मरते हैं, तो मर के अगर बहुत सारे जानवर जो होते हैं जब वो मरते हैं तो वो जब भूमि पर उनको गाड़ दिया जाता है या कहीं फेंक दिया जाता है तो वो सड़ते हैं। उनके सड़ने और गलने से जिस मृदा का निर्माण होता है उन्हें कहा जाता है जैव मृदा, और वो ह्यूमस के रूप में भी मौजूद होते हैं और बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। तो उससे भी क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। तो ऑफकोर्स हम आपको ये समझाने में सफल रहे होंगे कि ऊंचावच क्या होता है, मूल शैलें क्या होती है, जलवायु जो होता है भारत में मृदा निर्माण में कैसे अपना भूमिका निभाता है, वनस्पति जो होता है वो मृदा निर्माण में कैसे अपनी भूमिका निभाता है, और जैव पदार्थ जो होता है ये कैसे जो होता है अपनी मृदा निर्माण में अपनी भूमिका निभाता है। ये अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो इस चीज़ों के बारे में आप लोग कॉपी में लिख भी सकते हैं इसके सामने दे करके कि ये कैसे काम करती है, कैसे मृदा निर्माण करती है, ठीक है। डैश दे करके लिख सकते हैं। अगर हम लिख के पढ़ाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इतना समझ लिए लो। अब समझते रहो, देखते हैं लोग भारत में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार की मृदा, उनके रंग, रूप और उपजाऊ के आधार पर और मौसम के आधार पर अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। भारत, पहले ही बताएं कि भारत जो है विविधताओं का क्षेत्र है। यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग मिट्टी, अलग अलग वनस्पति और अलग अलग पेड़ पौधे, अलग अलग जानवर, अलग अलग उपज, अलग अलग फसलें पाई जाती है। तो इसके आधार पर हम भारत की मिट्टी को अलग अलग हिस्सों में बांट के पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं अगले नेक्स्ट स्टेप में। देखिए दोस्तों, मृदा के प्रकार।
जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि भारत से विविधताओं का क्षेत्र और यहाँ पे जगह जगह अलग प्रकार की मृदा पाए जाते हैं। तो हम उन जगह जगह पर देखेंगे कि कहाँ पे जो है किस टाइप की मृदा पाए जाते हैं, उनका रंग रूप क्या है, उसमें क्या चीज़ पाया जाता है, क्या चीज़ की प्रधानता है, वहाँ पे क्या चीज़ उपजती है, वो कैसे क्षेत्र हैं, इन सारी चीज़ों का डिस्कस हम अभी करने वाले हैं। मृदा के प्रकार, हमारे यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मशहूर जो मृदा है उसको हम लोग कहते हैं जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा जो होती है ये 2 प्रकार की होती है। अब आप जलोढ़ मृदा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जलोढ़ मृदा जो होता है वो जल के द्वारा बहा करके लाई गई मिट्टी होती है। ये मिट्टी जो होती है पहाड़ी क्षेत्रों से बहा कर लाई गई होती है या पर्वतीय क्षेत्रों से बहा कर लाई गई होती है, और ये ला करके मिट्टी मैदानी हिस्सों में बिखेर दी जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। ये जलोढ़ मृदा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है नई जलोढ़, नई जलोढ़, और दूसरा होती है पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़। नई जलोढ़ और पुरानी जलोढ़। नई जलोढ़ को हम लोग कहते हैं खादर मिट्टी, नई जलोढ़ को कहते हैं खादर मिट्टी, और पुरानी जलोढ़ को हम लोग कहते हैं बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी, नई जलोढ़ या पुरानी जलोढ़। ठीक है, पुरानी जलोढ़ वैसी मिट्टी है जो एक लंबे समय माने लंबे अरसों पर यहाँ पे एक बार बाढ़ का पानी जो होता है वो पहुँचता है। यानी बहुत दिनों 2 साल 4 साल या 5 साल या 10 साल में एक बार यहाँ पे जिस क्षेत्र में पानी पहुँचता है वहाँ पे कुछ मिट्टी को वो बिखेर देता है, जिसको कहते हैं पुरानी जलोढ़। ये मिट्टी जो होती है बहुत पुरानी हो चुकी है। इस मिट्टी में आपको कंकड़ ज़्यादा पाया जाता है। कंकड़ ही रहने देते हैं। कंकड़ जो होता है इसमें कंकड़ और पत्थर वगैरह पाया जाता है। इसमें कंकड़ और पत्थर पाया जाता है इसमें पुरानी जलोढ़ मिट्टी में। और नई जलोढ़ मिट्टी में, ये जलोढ़ मिट्टी जो होती है इसमें तत्कालिक यानी किसी साल या हर साल यहाँ पे जो जल द्वारा बहा के लाई नई मिट्टी बिछा दी जाती है। ये नई जलोढ़ मिट्टी में इसमें आपको होता है मुख्य रूप से, नई जलोढ़ मिट्टी में आपको बताते हैं, इसमें आपको होता है सिल्ट, इसमें आपको सिल्ट, ह्यूमस और बालू। ये तो आपको हम समझा दें। सिल्ट, ह्यूमस और बालू ये जलोढ़ मिट्टी में मुख्य रूप से पाया जाता है। इसमें ये जो मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी, ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, इस मिट्टी में पाए जाने वाले जो खनिज पदार्थ हैं, इस मिट्टी में जो कौन कौन से खनिज होते हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, तो इस चीज़ में आपको पाए जाने वाले जो हैं, इसमें आपको पोटास, फास्फोरस, और चूना पत्थर, जलोढ़ मृदा में, मतलब नई जलोढ़ मृदा में इसमें क्या पाया जाता है, पोटास, फास्फोरस और चूना पत्थर। इन सारी खनिजों की मौजूदगी से जो नई जलोढ़ मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, इस मिट्टी में उपजने वाले जो फसल हैं, इस मिट्टी में जो उपजने वाले फसल हैं वो हैं धान जिसको कहते हैं हम लोग चावल, गेहूं, धान यानी चावल, गेहूं, गन्ना, फल। यानी इस मिट्टी में हम कोई भी फसल उपजाते हैं तो अच्छी होती है। दाल यानी जलोढ़ मिट्टी में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है और ये जो होता है मैदानी हिस्सों में होता है, इसलिए यहाँ पे जो खेती का प्रकार होता है वो गहन खेती किया जाता है। यहाँ पे गहन खेती किया जाता है, गहन खेती होता है। और इस क्षेत्र में रहने वाले जो आबादी होती है वो घनी आबादी होती है। गहन खेती और घनी आबादी, इस चीज़ को आप लोग नोट करेंगे। गहन खेती होती है और घनी आबादी पाई जाती है। जिस भी एरिया में जलोढ़ मृदा का निर्माण ज़्यादा है या जलोढ़ मृदा है, उस मृदा में आबादी जो होती है घनी पाई जाएगी और खेती जो होगी गहन होगी। वहाँ पे
थोड़ी सी जगह में बहुत सारी चीज़ों को उपजाया जाता है, जिसको कहा जाता है गहन खेती। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग ये भी जानना चाहेंगे, ऐसे आपकी बुक में तो ना है, फिर भी आप जान लीजिए। आप लोग ये भी जानना चाहेंगे कि जलोढ़ मृदा जो है अधिकतर किन क्षेत्रों में विकसित है, मतलब कि अधिकतर किन क्षेत्रों में है। और ये जलोढ़ मृदा जो है वो लगभग टोटली जो मृदा जो हम लोग के यहाँ भारत में डेवलप है, तो टोटली जलोढ़ मृदा ये लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर, 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है ये जलोढ़ मृदा। ये जलोढ़ मृदा जो है वो अधिकतर आपको भारत के उत्तरी हिस्सों में, भारत का उत्तरी हिस्सा जो ये जम्मू कश्मीर का इलाका हो गया, उसके बाद ये आप लोग यहाँ से ले लिए ये बिहार, उत्तर प्रदेश, ये वाला जो हिस्सा है ऐसे करके, ये पंजाब, बिहार, गुजरात, गुजरात का थोड़ा सा ही, तो थोड़ा सा राजस्थान का हिस्सा, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सारे जो हिस्से हैं, इन सारे राज्यों में मतलब भारत के उत्तरी राज्यों में जलोढ़ मृदा पाया जाता है। ठीक है, और कुछ जलोढ़ मृदा जो होता है वो अगर भारत के हम निचले सीमा को अगर देखते, भारत की निचले सीमा को, तो ये पूर्वी सीमा में जो कृष्णा, कावेरी और महानदी, इन नदियों के द्वारा भी कुछ जो जलोढ़ मृदा जो है इधर डेवलप है, इधर बिखेरे गया है, तो इधर भी मृदा पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग जान गए। अब इस मृदा में जो होता है, इस मृदा में कमी क्या चीज़ की होती है, तो इस मृदा में जो कमी होती है वो होती है आपको नाइट्रोजन की कमी जो होती है, वो होता है नाइट्रोजन की कमी। इस मृदा में नाइट्रोजन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इस मृदा में नाइट्रोजन जो है वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से समझ लिए। जलोढ़ मृदा जो है वो दो प्रकार की होती है, नई जलोढ़, पुरानी जलोढ़। जो बहुत पहले बहा के लाई गई मिट्टी थी पुरानी जलोढ़, उसको कहा जाता है पुरानी जलोढ़, या बांगर मिट्टी कहा जाता है। बांगर मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं होती है, इसमें कंकड़ और पत्थर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और एक होता है नई जलोढ़। नई जलोढ़ वैसी मिट्टी को कहा जाता है जो नदियों के द्वारा प्रत्येक साल ला के मिट्टी बिछा दी जाती है इस पर। इसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है, इसे खादर मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें जो होता है वो इन सारी चीज़ सील्ट और ह्यूमस और बालू के बने होते हैं, महीन होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है। इसमें पोटास, फास्फोरस, चूना पत्थर इत्यादि की अधिकता पाई जाती है, इसलिए इसमें फसल अच्छी होती है। यहाँ पे गहन खेती होती है, इधर घनी आबादी पाई जाती है। ठीक है, और इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। तो लगभग जलोढ़ मृदा के बारे में हम लोग इतना विस्तार से जान लेंगे कि जलोढ़ मृदा क्या है, इसके बारे में जानिए। अब अगले मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। किस राज्य में पाया जाता है ये, तो ये लगभग आपको ले लीजिए उधर पूर्वी पंजाब और थोड़ा सा राजस्थान का हिस्सा, उसके बाद हम लोग के यहाँ बिहार और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, और फिर से तटीय इलाका में उधर जो पूरब के जो भाग हैं आपको, जो कृष्णा, कावेरी और महानदी, इन नदियों के द्वारा जो बहा के लाई गई मिट्टी है उधर पाए जाते हैं। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में थोड़ी सी मिट्टी पाई जाती है। हम लोग के यहाँ जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः देखिए 3 नदियों से होता है। कौन कौन, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ये हिमालय से निकलने वाले 3 नदियाँ हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ये तीनों नदियाँ जो है वो हमारे यहाँ मिट्टी को बिखेरती है, जलोढ़ मिट्टी ला करके बिखेरती है मैदानी क्षेत्र में। तो इसको भी याद रखेंगे, कौन कौन जलोढ़ मृदा का निर्माण किन किन नदियों के द्वारा होता है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, किस किस नदी के द्वारा होता है। तो किन किन नदियों के द्वारा होता है, तो हम लोग के यहाँ गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इनसे जो है जलोढ़ मृदा का निर्माण ज़्यादा होता है। ये हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, ये अपने साथ अधिकतर मात्रा में गाद और मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी को बहा करके लाती है और मैदानी क्षेत्र में बिखेरती है। तो हम लोग पढ़े जलोढ़ मृदा के बारे में। अगली बार पढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं काली मृदा के बारे में। अब ये जानते हैं दूसरा नंबर काली मृदा के बारे में। काली मृदा, काली मृदा जो होती है, काली मृदा ये काली कलर की होती है इसलिए क्योंकि इसमें एल्युमिनियम और लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है। अल्युमिनियम और लोहा अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण ये मिट्टी जो होती है काली होती है। दूसरा इसको काली पाए जाने के कारण ये है कि ये मिट्टी जो है, इस मिट्टी का निर्माण लावा, जो ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा होता है, और
बेसाल्ट चट्टानों से होती है, बेसाल्ट चट्टानों से होती है। इसका निर्माण कैसे होता है? इसमें एल्युमिनियम और लोहा ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसका निर्माण जो होता है लावा और बेसाल्ट चट्टानों से होता है। इसकी मिट्टी जो होती है वो ऐसा क्षेत्र जो ज्वालामुखी क्षेत्र है, जो पहले मतलब कि जहाँ पे ज्वालामुखी का विस्तार हुआ और ज्वालामुखी से जो निकलने वाला लावा होता है वो बेसाल्ट चट्टानों में जम जाता है, बेसाल्ट चट्टानों के रूप में। तो उन्हीं बेसाल्ट चट्टानों के घिसने से काली मृदा का निर्माण होता है। काली मृदा को अन्य नाम भी है, काली मृदा को अन्य नाम है। इसको रेंगुर मृदा या रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसको रेंगुर मृदा या रेंगुर मिट्टी या काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली कपासी मिट्टी, काली कपासी मिट्टी। इसको इसलिए काली कपासी मिट्टी कहा जाता है क्योंकि इस मिट्टी में जो मुख्यतः फसल उपजती है, जो फसल मुख्यतः होती है, ये मुख्यतः फसल कपास होती है। इस मिट्टी में कपास, मुख्य रूप से कपास, गन्ना, मक्का और फल उगाया जाता है। तो इस मिट्टी में ज़्यादा करके कपास की खेती होती है, इसीलिए कपास के फसल के लिए इसको काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और इसको रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं और काली मिट्टी तो इसका है ही है। इसमें मुख्य रूप से एल्युमिनियम और लोहा पाया जाता है। ठीक है, अब ये मिट्टी जो होती है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है? इस मिट्टी का जो पाया जाना है, पाई जाती है ये जो दक्कन का पठार है, जो दक्कन क्षेत्र है, दक्कन क्षेत्र जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इत्यादि क्षेत्रों में पाया जाता है काली मिट्टी। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और उधर उड़ीसा की तरफ तो इसकी थोड़ी सी विस्तार है, लेकिन मुख्य रूप से ये महाराष्ट्र और गुजरात में पाया जाता है। इसीलिए यहाँ पे कपास की फसल बहुत ज़्यादा होती है। गुजरात में वैसे भी कपास बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो भी दक्कन के क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में ये काली कपासी मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि ये दक्कन का जो क्षेत्र है इसका निर्माण ज्वालामुखी के लावा से हुआ है और ज्वालामुखी के लावा से बेसाल्ट चट्टानें बनती हैं जो मुख्यतः काली होती है और उसी चट्टानों की घिसने से ये जो होता है काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी में एल्युमिनियम और लोहा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसमें जो होता है एल्युमिनियम लोहा तो होता ही है, साथ में चूना पत्थर भी होता है। ठीक है, क्या चीज़ की कमी होती है इसमें? तो इसमें कमी होती है फास्फोरस की। इसमें फास्फोरस नहीं पाया जाता है, इसमें फास्फोरस नहीं पाया जाता है। इस मिट्टी में क्या होती है? फास्फोरस की कमी होती है। ठीक है, फास्फोरस की कमी होती है। एल्युमिनियम लोहा तो पाया ही जाता है, साथ में इसमें आपको जो है वो कैल्शियम, पोटास और मैग्नीशियम, पोटास, मैग्नीशियम और चूना, ये चीज़ें मुख्य रूप से इसमें पाई जाती है। लेकिन इसमें फास्फोरस की कमी होती है जिससे कि ये मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं होती है। ठीक है, तो आप लोग को ये बाय डिफ़ॉल्ट समझ में आ गया होगा कि काली मृदा जो है वो किन राज्यों में मुख्य रूप से पाया जाता है। वो भी हमने लिख दिया, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। और ये सारे क्षेत्र जो हैं वो दक्कन क्षेत्र में आते हैं। तो अगर हम एक साथ इकट्ठा बोलना चाहें कि काली मृदा का विस्तार किधर है,
तो उसको हम बोल सकते हैं ये दक्कन के क्षेत्र में अधिकतर पाया जाता है। और इसमें एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, पोटास और मैग्नीशियम, चूना पत्थर इत्यादि खनिज पाए जाते हैं। एल्युमिनियम और लोहा और बेसाल्ट चट्टानों से बनने के कारण ये मिट्टी काली होती है। ठीक है, इस मिट्टी में जो होता है कपास मुख्य फसल होता है। यहाँ पे कपास, गन्ना, मक्का, फल इत्यादि उपजाए जाते हैं। इसमें फास्फोरस की कमी होती है। तो इतना जो है काली मिट्टी निर्माण के बारे में आप लोगों ने समझ लिया। अब आगे जो बढ़िए लाल या पीली मिट्टी या जो होता है मरी हुई मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, 3-4 प्रकार की और मिट्टी है, वो हम लोग अगले क्लास में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसी में ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। इतना हम लोग समझिए, इसको लिखिए और याद कीजिए। और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में हमसे पूछ लीजिए, कीजिए, हम बता देंगे। जिस दिन ये चैप्टर खत्म होगा हम इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे। वहाँ पे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ से आप जाके ज्वाइन करके वहाँ से PDF भी आप लोग ले लीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और इसको शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, इतना ही तो हेल्प कीजिए कम से कम मेरा। ठीक है, थैंक यू।